जय हिंद दोस्तों। आज हम अगली क्लास में चलते हैं। पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी में पढ़ा था डीएनए के बारे में। न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, क्या होता है, हमने डीएनए के बारे में सब कुछ बता दिया था। डीएनए कहाँ होता है तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है तो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में ही डीएनए पाया जाता है। ये जो जीन में जो जीन होता है, ये जीन किसका बना होता है तो न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड जो जीन का बना होता है, जीन किससे बना होता है तो प्रोटीन का बना होता है। और जो है न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ द्रव होता है, इसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहा जाता है। लगभग हमने आपको सभी चीजें बता दिया था। और हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। आरएनए जो होता है यह सिंगल संरचना होता है, जबकि डीएनए डबल हेलिकल संरचना होती है। और डीएनए को जब प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तो ये डीएनए को जो परीक्षण किया गया था, इसको परीक्षण किसने किया था तो भारतीय वैज्ञानिक सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने? हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक दोस्त। और बाकी डीएनए में क्या होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके दो भाग होते हैं, न्यूक्लियो एसिड और फास्फोरस। ये हमने आपको सब कुछ बता दिया था। आज हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा हमारे पीछे क्या बचा था तो पीछे हमारा बचा था जो बताया था डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए। डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से जब डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये आपको सब बता दिए थे। और हम देखते हैं आगे आगे क्या रहता है हमारा, चलते देखते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा आरएनए के बारे में। क्या रहेगा? आरएनए के बारे में। तो आरएनए देखते हैं। आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है, देख लेते हैं। आरएनए 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 हमारा कितना होता है? 3 प्रकार का है। देखते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा? मैसेंजिंग आरएनए। दूसरा क्या रहेगा? ट्रांसफर आरएनए। तीसरा क्या रहेगा? आरआरएनए, जिसे राइबोसोम आरएनए कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो मैसेजिंग आरएनए का काम क्या होता है? यह आवश्यक प्रोटीन की पहचान करता है। क्या करता है? प्रोटीन की पहचान करता है। आवश्यक प्रोटीन की पहचान पहचान करता है। जबकि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये परिवहन का काम करता है। क्या? परिवहन करने का काम करता है। जबकि राइबोसोम आरएनए क्या करेगा? ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन निर्माण। ठीक दोस्त। अब इसमें याद रखिएगा आप, ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इस आरएनए में प्रोटीन का निर्माण में जो राइबोसोम आरएनए है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि ट्रांसफर आरएनए ये परिवहन करने का काम करता है। और ट्रांसफर आरएनए का काम एक और होता है, उसका काम यह भी होता है कि जो आपके शरीर में जो ऐसे बीमारियां पाई जाती हैं जिसको मैसेजिंग आरएनए क्या करता है, मैसेज देके पहुंचाता है कि यह एक बीमारी है, यह एक बीमारी है। तो उस बीमारी को मैसेजिंग आरएनए के द्वारा उसे पहचान करता है। और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? उसे परिवहन करने का काम करता है। ठीक है दोस्त। अब इसके आगे देखते हैं तो हमारा आरएनए में देखते हैं आगे। अब इसमें आगे देखते हैं जो हमारा आरएनए बनता है, ये किससे बनता है तो आरएनए जो बनता है यह आरएनए 20 प्रकार के एमिनो एसिड एसिड एमिनो एसिड से मिल करके बनता है। और 20 प्रकार के एमिनो एसिड जब मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटीन। ठीक है दोस्त। जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। और इस 20 प्रकार के एमिनो एसिड में 10 प्रकार के एमिनो एसिड मनुष्य के शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है। पहले से
मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। और जो बाकी का 10 अमीनो एसिड होगा, यह भोजन करने के बाद प्राप्त होता है, भोजन के बाद प्राप्त होता है। क्या होता है, भोजन के बाद ये बनता है। ठीक। और यही 10 + 10 अमीनो एसिड मिल करके क्या करते हैं, 20 अमीनो एसिड का निर्माण होता है, और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। और छोटे बच्चे में कि जो मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में अमीनो एसिड बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वह भोजन करेगा तभी उसके शरीर में 20 अमीनो एसिड बनेगा। 10 ही अमीनो एसिड उसके शरीर में पहले से मौजूद रहेगी, लेकिन जब खाना बिल्कुल खाना छोड़ देगा, पानी भी छोड़ देगा, तो उसके शरीर में अमीनो एसिड पूरी तरीके से बनना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यह चीज जबकि छोटे बच्चों में एक चेस्ट में होती है, जो लंग्स में, सॉरी, जो चेस्ट में रिब्स की हड्डियां होती है ना, पसलियां, वो पसलियों को जो आपस में जोड़ के रखता है, ऐसे रहता है। थोड़ा सा बना दे रहे हैं। ये ये ऐसे रहता है आपका, ये जो पसलियां होती हैं, इसके बीच में एक हड्डी से जुड़ी रहती है। इस वाली हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। ये जो हड्डी आपकी होती है, ये बीच वाली जो हड्डी होगी ना, इसे बोलते हैं स्टर्नम। ये छोटे बच्चों में जो स्टर्नम हड्डी होती है, वैसे तो पाया जाता है सभी में ये स्टर्नम हड्डी, क्योंकि बिना स्टर्नम हड्डी के ये पसलियां आपस में जुड़ी नहीं रहेंगी। तो जुड़ना बहुत जरूरी भी रहता है। नीचे के 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है, जिसे बोलते हैं तैरता हुआ हड्डी। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स, सॉरी, स्टर्नम जो होता है, ये बच्चों में ये 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड होता है ना, इसको बनाने का काम बहुत तेजी से करता है, एमिनो एसिड। ये जो बच्चों में स्टर्नम हड्डी होती है, लिख दे रहे हैं स्टर्नम, स्टर्नम। जो स्टर्नम बोन होती है, यह बच्चों में प्रोटीन बनाने का काम बहुत तेज करता है। और प्रोटीन बनेगा कैसे, तो एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड वो बच्चा खाए या ना खाए, देखो कोई छोटा बच्चा रहता है, जब वो टहलने लगता है जमीन पर, तो जहाँ मन में आया उठा के माटी खाने लगा, जहाँ मन में आया उठा के चप्पलें मुंह में डाल लिए, जहाँ मन में आया उठा के पन्नी ही मुंह में डाल लिए। तो देखेंगे छोटे बच्चे में हमेशा लार टपकती रहती है। वो जो लार टपकता है वही है एमिनो एसिड। और वो एमिनो एसिड क्या करता है, उसके लार में जो एमिनो एसिड पाया जाता है, वह एमिनो एसिड छोटे बच्चों में जो पाया जाता है, उसमें अच्छे प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं, जो बाहरी या अवांछनीय से शरीर के अंदर जब कोई कीटाणु जाता है, जैसे चप्पल उठाया मुंह में डाला तो मिट्टी में कुछ कीटाणु होंगे, तो वो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। कौन, जो उस छोटे बच्चे में ये स्टर्नम में पाया जाएगा ये अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड क्या करता है, छोटे बच्चों में जो उसके मुख में जाएगा कीटाणु, मिट्टी से, चप्पल से, धूल से, गर्दा से, पन्नी से, उन सभी से कीटाणुओं की रक्षा करता है कौन, एमिनो एसिड। और यही एमिनो एसिड जब बाद में बचता है तो आगे चल के प्रोटीन बनाता है। और जो प्रोटीन बनता है तो हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं हम। ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है जब बच्चा खाना नहीं खाता है, इसलिए छोटे बच्चों में हमेशा मुंह में लार टपकता रहता है। और जब देखेंगे आप, उसे भूख नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि छोटा बच्चा वैसे भी खाना खाता नहीं है जल्दी, और जब खाता भी है तो सिर्फ दूध पीता है। और दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, वही लैक्टिक एसिड का ही दूध, जो, सॉरी, जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, वो दही वाला मट्ठा वाला लैक्टिक एसिड किसमें, दूध में थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो वही लैक्टिक एसिड आगे चल के क्या करता है, बच्चों में वो एमिनो एसिड का ही निर्माण करता है। अब बच्चे वैसे भी अगर ये दूध पीता है तो भी, नहीं पीता है तो भी, इसके में एमिनो एसिड का निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आरएनए के बारे में जानकारी हो गई। आगे देखते हैं आरएनए के बारे के बाद हमने आपको क्या बताया था, सेल डिवीजन के बारे में बताया था, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। तो सेल डिवीजन के बारे में हम फिर से पढ़ाने चल रहे हैं। आप सेल डिवीजन को अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है सेल डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन, अंग्रेजी में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हिंदी में कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, देखिए पहले तो ये जानिए कि कोशिका विभाजन क्या करता है। ये जो सेल डिवीजन का काम करता है,
या आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जो आपके शरीर में टूट फूट होते हैं, आंतरिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी को क्या करता है, विभाजन करने का प्रयास करता है और विभाजित करता भी है। जैसे सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन, विभाजन इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्या है, आसूत्री विभाजन। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस। जबकि तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आसूत्री विभाजन अंग्रेजी में हेमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन अंग्रेजी में माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन अंग्रेजी में मियोसिस। ठीक, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं हम, देखते हैं। आसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं, हम शॉर्टकट में लिखेंगे ए माइटोसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आसूत्री विभाजन। तो आसूत्री विभाजन के बारे में देखते हैं क्या होता है। यह जो आसूत्री विभाजन होता है यह प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। किस में होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। किस में होता है, सॉरी, तो ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। और प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो जंतु कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है, जो पादप कोशिका होती है उसे प्रोकैरियोटिक होती है। तो यानी कि पादप कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि जो असूत्री विभाजन होता है वह पादप कोशिका में होती है या प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, यानी कि एक मदर सेल, हिंदी में बोला जाए तो माता कोशिका, माता कोशिका या मुख्य कोशिका। एक मदर सेल होती है, जो ये मदर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस रहेगा, यह न्यूक्लियस क्या करेगा, जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा मदर सेल, तो यही न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होता है, धागा पाया जाता है। जो धागा वह न्यूक्लियस का होता है। इसी न्यूक्लियस का धागा होगा जो इस मदर सेल को बीच में से क्या करेगा, यहाँ से डिवाइड कर देगा। और यह डिवाइड करने वाले धागे को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे, स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर धागा होता है, यह स्पिंडल फाइबर धागा न्यूक्लियस के 2 भागों में तोड़ देता है। और जब न्यूक्लियस 2 भागों में टूट जाता है तो आगे चल के यही क्या होता है, एक मदर सेल में डिवाइड हो जाएगी, एक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। अब ये मदर सेल अलग हो जाएगी और ये डॉटर सेल अलग हो जाएगा। और यही आगे चल करके क्या होगा, जो वायरस या बैक्टीरिया इत्यादि में डिवाइड हो जाता है। और जब वायरस या बैक्टीरिया में 2 भागों में टूट जाता है तो ये मनुष्य में नहीं पाता है, ये पादपों में होता है, याद रखिएगा, नहीं तो पता लगा मनुष्य में सोची। तो ये बैक्टीरिया वायरस में डिवाइड हो जाता है। और जो डिवाइड होता है 2 भागों में टूट करके, यही जो मदर सेल है फिर आगे चल के डिवाइड होगा। ये डॉटर सेल जो है ये फिर से जब मेच्योर होगा तो मदर सेल बनेगा। और जब मदर सेल बनेगा तो आगे चल के फिर से यही डिवाइडेशन होगा, आगे चल के फिर से नए कोशिका के रूप में।
जब ये आगे टूटेगा तो टूट करके ऐसे धीरे 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 क्या करेगा, पादपों में विभाजित होते हुए देखेंगे कई सारी शाखाएं निकलती है। ऐसे ही पेड़ पौधों का विकास होता रहता है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, आसूत्री विभाजन। अब देखते हैं अगला, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन देखते हैं। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है। किसमें, मनुष्यों में। किसमें होता है, मनुष्य में होता है समसूत्री विभाजन। लेकिन मनुष्यों में किस चीज में होता है, तो समान रूप से जो होता है ना यह विभाजन, यह हड्डी और कोशिकाओं में होता है। किसमें, हड्डियों और मांसपेशी वाली कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिका में। ठीक है, मांसपेशी कोशिका में। तो ये जो हड्डी और मांस के टूटने फूटने पर चमड़ा कहीं कट पिट जाता है, उन सभी को आपस में जोड़ करके पुनः चमड़ा बनाना है। हड्डी को हड्डी से टूट जाने के पश्चात हड्डी को हड्डी से ज्वाइंट करने के लिए यह समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्त, परंतु जनन के समय यह समसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो हम जनन के समय कौन सा होता है देखते हैं। तो जनन के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है, यह मनुष्य में होता है जरूर, जीव जंतुओं में होता है जरूर, लेकिन कैसा, तो जनन में सिर्फ होता है। किसमें, ये सिर्फ जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे एक मेल है, दूसरा फीमेल है। मेल में भी क्या होते हैं, संख्या में 46 गुणसूत्र, फीमेल में भी संख्या में 46 गुणसूत्र। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इन 46 गुणसूत्र में इसका दो डिवाइडेशन होता है। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। वैसे ही इसमें भी होता है दो, एक ऑटोसोम, एक आलोसोम। ठीक, हम बोल दे रहे हैं, आप लिखते जाइए क्योंकि इसमें जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो 46 गुणसूत्रों में महिला में भी पुरुष में भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। और इन गुणसूत्रों का डिवाइडेशन होता है दो भागों में। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। ऑटोसोम वाले में पहले से ही क्या होता है आपका कितना संख्या में, कितना संख्या में 22 जोड़ा, कितना 22 जोड़ा, 22 जोड़ा ऑटोसोम में होता है। और आलोसोम में एक जोड़ा है, क्योंकि 22 दूना का 44 और प्लस एक जोड़ा, यानी कि दो संख्या में 44 प्लस 2 46 हो जाएगा। अब वैसे ही इसमें भी ऑटोसोम में 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा आलोसोम में, ये दोनों मिल करके गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। अब आगे देखते हैं। जो ऑटोसोम में आलोसोम में ऑटोसोम में जो 22 संख्या में होती है, जो गुणसूत्रों में होते हैं जोड़ा में, और आलोसोम में जो एक जोड़ा में होते हैं, इनमें से जोड़े वाले में से जब हम बाहर निकलेंगे तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, संख्या में 22 और इसमें संख्या में 1। और वैसे ही ये किसका है, मेल का है। फीमेल वाले में भी ऑटोसोम में संख्या में 22 आएगा और आलोसोम में संख्या में 1 आएगा। तो ये 22 वाला संख्या
किससे जुड़ेगा? प्रजनन के दौरान ये 22 प्लस ये प्रजनन के दौरान ये 22, 22 प्लस ये 22, 44। और ये एक संख्या इससे मिल जाएगा, ये एक संख्या इससे मिल जाएगा, तो 44 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 46। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आपको कम समझ में आ रहा होगा, हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो, ऑटोसोम एलोसोम, महिला और पुरुष दोनों हैं। तो ऑटोसोम में भी 22 संख्या में महिला में भी आएगा और पुरुष में भी आएगा। एलोसोम में भी महिला के एक संख्या महिला से आएगी और पुरुष के भी एक संख्या एलोसोम से पुरुष से भी आएगा। तो महिला का 22 संख्या ऑटोसोम प्लस पुरुष का 22 संख्या ऑटोसोम मिल करके 44 हो जाएगा। पुरुष का भी एलोसोम का एक गुणसूत्र और महिला का भी एलोसोम का एक गुणसूत्र मिल करके 2 गुणसूत्र हो जाएगा। ये 44 प्लस 2 हो जाएगा, दोनों मिल करके 46 हो जाएगा। अब ये 46 क्या करेगा आपका? ये 46 बन करके निषेचन के दौरान एक जाइगोट बनेगा। जब एक मेल और फीमेल आपस में शादी विवाह के बाद निषेचन करते हैं तो उनमें यूट्रस में एक बच्चा बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट। और वह जाइगोट 46 गुणसूत्रों से, यानी कि आधा मेल से आएगा, आधा फीमेल से आएगा। अर्थात मेल में 46 गुणसूत्र, ये मेल में भी 46 गुणसूत्र। मेल वाले में ऑटोसोम एलोसोम होता है और फीमेल वाले में भी ऑटोसोम और एलोसोम होता है। तो मेल वाले में जो ऑटोसोम होता है उसमें संख्या में 44 प्लस 2 संख्या में एलोसोम में होता है। और जो मेल में 2 एलोसोम होते हैं, ये एलोसोम में एक्स और वाई होते हैं। यही निर्धारित करता है क्या? जो एक्स और वाई होता है, यही जो एक्स और वाई होता है, ये एक्स और वाई ही महिला के पेट में जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वही निर्धारित करता है क्या? कि पल रहा बच्चा जब जन्म लेगा तो यह मेल पैदा होगा कि फीमेल पैदा होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष के एलोसोम में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 2 वाला संख्या, ये जो 2 संख्या होती है, इस 2 संख्या में एक संख्या एक्स गुणसूत्र होता है, एक संख्या वाई गुणसूत्र होता है। और ये जो 2 संख्याएं होती हैं, यही दोनों संख्याएं एक्स और वाई निर्धारित करती हैं कि पुरुष होगा कि महिला होगा। जन्म के पश्चात ये निर्धारित करते हैं। लेकिन जब निषेचन होता है तो यही निषेचन के दौरान अगर एक्स गुणसूत्र वाला महिला से जाकर टच होता है तो महिला में एक्स और एक्स ही पाया जाता है। जैसे पुरुष में एलोसोम में एक्स और वाई 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वैसे ही महिला में एक्स और एक्स 2 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो महिला के गुणसूत्र मैटर नहीं करते हैं कि एक्स जाएगा कि वाई, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि महिला में एक्स और एक्स ही होते हैं। इसलिए महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो 2 संख्या में होती हैं एलोसोम वाला, ये एलोसोम वाला गुणसूत्र महिला से निर्धारित नहीं करता है कि पुरुष बनेगा कि महिला बनेगा। महिला से निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसका गुणसूत्र एक्स और एक्स ही है। एक्स महिला होती है, वाई पुरुष होता है। इसलिए जब महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाता है तो यह निश्चित करता है एक्स और एक्स मिलकर के महिला बनेगा, यानी कि बच्ची पैदा होगी। जब वाई गुणसूत्र पुरुष का और एक्स गुणसूत्र महिला का आपस में निषेचन करने के दौरान जो जाइगोट बनेगा तब यह निर्धारित करेगा कि वाई इसका है, पुरुष का, एक्स महिला का। ये दोनों निर्धारित करेंगे। जब एक्स और वाई मिलेगा तब पुरुष जन्म लेगा, यानी कि बच्चा जो पैदा होगा वह बेटा होगा। इसलिए क्या होगा?
जो यक्स और वाई होते हैं पुरुष के, और यक्स और यक्स जो महिला के होते हैं, इन दोनों में पाए जाने वाले गुणसूत्र ही क्या करते हैं, पुरुष और महिला का निर्धारण करते हैं कि बच्ची पैदा होगी कि बच्चा पैदा होगा। ठीक है दोस्त, आपको एकदम बढ़िया से बताएं। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके वापस पुनः से देख लीजिएगा। ठीक है, और पुनः हम फिर एक बार से समझा दे रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो मेल होता है, मेल में 46 गुणसूत्र, मेल के 46 गुणसूत्र दो भागों में टूटे होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आडोसोम। ऑटोसोम में संख्या में कितना जाएगा, 22, और आलोसोम में संख्या में कितना पहले से मौजूद रहता है, तो 2। 2 में भी कौन, यक्स और वाई, यक्स और वाई। वैसे ही फीमेल में भी क्या होगा, 2 डिवाइडेशन होता है। इस 2 डिवाइडेशन में 22 इसका भी रहेगा संख्या में, क्योंकि 46 गुणसूत्र इसमें भी होता है, तो 22 संख्या में इसका भी आएगा, और यक्स और यस इसका भी 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब यक्स यक्स वाले जो 2 गुणसूत्र हैं, ये 2 गुणसूत्र में एक ही आएगा निषेचन के दौरान, इसका भी एक ही आएगा निषेचन के दौरान। क्यों, क्योंकि दोनों आएगा और इसका भी दोनों आएगा, तो कैसे पेट में जो है 4-4 बच्चे पैदा होंगे, यह संभव होता है। 2 तक सीमित है, लेकिन 4 संभव नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके का यूट्रस नहीं रहता है, इसलिए बच्चा 4 नहीं पैदा होता है। एक साथ 2 हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं। और इस तरीके से जब इसके महिला के 2 गुणसूत्र में से एक ही आएगा, तो एक यक्स में से कोई भी यक्स आए, इस महिला वाले से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये 22 वाला पूरा आएगा, क्यों, क्योंकि संख्या में है, क्योंकि यहाँ 46 है, तो 22 + 22 44 + 2 ये 46 पूरा हो गया। और ये 22 + 22 44 हो जाएगा, प्लस ये 2 46, तो यहाँ का 22 इससे आके जुड़ेगा, यहाँ का 22 इससे आके जुड़ेगा, तो 22 ये 44। अब देखिए, समझिए, इसका 22 महिला वाला, इसका 22 पुरुष वाला है, दोनों आके आपस में जब निषेचन के दौरान मिलेंगे तो ये पूरे शरीर की संरचना बनाएगा। क्या करेगा, पूरे शरीर की संरचना बनाएगा। और ये शरीर की संरचना क्या होती है, ये जो 22-22 वाला है, ये संरचना बनाता है कि 5 उंगलियां देना है, 2 पैर देने हैं, 2 हाथ देना है, 2 आँख देने हैं, 2 नाक देने हैं, सॉरी 1 नाक देने हैं, 1 नाक में 2 छिद्र रहेगा, और 1 मुंह रहेगा, 2 कान होंगे। और शरीर की पूरी संरचना इस 44 वाले पे डिपेंड होती है। किस पे, इस 44 वाले पे डिपेंड होती है। इसका 22, इसका 22। इसीलिए देखेंगे आप, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कहते हैं लोग कि बच्चा जो पैदा है वह है आपका, ये बच्चा, इसकी आँख और बोली भाषा इसके माँ पे गया है, जबकि इसका चेहरा और चाल ढाल, तौर तरीका इसके बाप पे गया है। क्यों, क्योंकि पिताजी के 22 गुणसूत्र, माता के 22 गुणसूत्र, दोनों मिलके ही तो 44 हुए हैं। इसीलिए तो माता और पिता के दोनों के गुण आते हैं। अब ये जो दोनों गुण आके मिलेंगे, ये निर्धारित करेगा इन दोनों के शरीर के चाल ढाल, बोली भाषा, सारी चीजें। लेकिन अब इसका एक यक्स आएगा और वाई आएगा, 2 में से एक ही आएगा। इसके में से यक्स और यक्स एक ही आएगा, तो इसका एक मिल करके 2 क्या हो जाएगा, +2, तो 44 + 2 46। अब ये 2 जब मिलेगा तो इसका यक्स आएगा कि वाई आएगा, ये तो निषेचन के दौरान पता चलेगा। और महिला का यक्स आए चाहे दूसरा यक्स आए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस यक्स आए दोनों ही बेटी होगी, तो इसका यक्स मिलेगा तो बेटी होगी। अगर वाई है, इसका यक्स है, तो बेटा होगा, क्योंकि ये वाई बेटा निर्देशित करता है, यक्स बेटी निर्देशित करती है। इसलिए जब इन दोनों में से कोई एक आएगा, तब यह निर्धारित करेगा
एक्स आया है, इसका एक्स, तो निर्धारित करेगा कि बेटी होगी। अगर पुरुष का वाई आया है, महिला का एक्स आया है, तो निर्धारित करेगा कि बेटा पैदा होगा। ठीक है दोस्त, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। अब इससे ज़्यादा आपको समझाने के लिए आप फिर से वीडियो को रिप्ले करके आप फिर से देखिएगा, पुनः बार बार देखिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा फिर जब आप दोबारा देखेंगे तो। नहीं समझ में आता है तो ठीक है दोस्त, हमने आपको विस्तार से बताया है। अब इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि वीडियो पे लाइक सब्सक्राइबर बढ़े। तो जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है, हो जाएगा तो हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ाएंगे, ताकि आप जो आपका सवाल है तुरंत पूछा करिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। इससे हम आपको क्या करेंगे, तुरंत जवाब भी देंगे और हमारा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और हम फिर लाइव में अच्छा भी लगता है पढ़ाना। ठीक दोस्त, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जो समसूत्री विभाजन होता है, 5 प्रकार के होते हैं। उस 5 प्रकार में एक आता है इंटरफेज, दूसरा आएगा प्रोफेज, तीसरा आएगा मेटाफेज, चौथा आएगा एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज। तो ये आपके 4-5 प्रकार के जो समसूत्री विभाजन होते हैं। आगे हम 5 प्रकार के समसूत्री विभाजन के बारे में बताएंगे, और अभी इसके बारे में हम जो क्रोमोजोम पढ़े हैं, इस क्रोमोजोम के बारे में 4 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। 4 प्रकार की सिंड्रोम यानी अनियमितता होने वाली बीमारी जो होती है, इसमें अभी हम आपको आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।